हे एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। यानी क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको अब आप पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जाना है, हमारे चैनल पे आपको क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता देती हूँ मैं आज कि हमारे जो आज का जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नगर राजा किसान और नगर से संबंधित है, जिसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। ऑलरेडी इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फटाफट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जाएं और 1, 2, 3 को वॉच करें। देन पार्ट 4 पर आके अपनी जानकारी को और बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, एक नए तरीके के साथ, एक नए अंदाज में चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा मेन मोटो है वो चैप्टर इस सेशन में क्या है कि हम मूल बातों के बारे में समझेंगे कि अभिलेखों का अर्थ किस प्रकार से निकाला जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और नगर और राज्य व्यापार के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना समय को वेस्ट किए हुए। फटाफट इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। इवन जो क्लास 12 में है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो लोग भी फटाफट लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो कंप्लीट तैयारी है इसमें आपके क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा सेशन स्टार्ट होता है नगर एवं व्यापार से संबंधित। नगर एवं व्यापार की बात करें, नगर, आइए उन नगरों की बात करते हैं जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। जैसा कि हमने पढ़ा था, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। तो मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे और विथ मैप बताए थे, आपको उनकी पोजीशन भी बताई थी। तो फटाफट उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वॉच करिए और आपको 16 महाजनपदों के बारे में आपको पता चल जाएगी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे बसे थे। इसके अलावा पुहर जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक व्यावसायिक शहर सांस्कृतिक और राजधानिक गतिविधि का ये केंद्र हुआ करते थे। जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो हमने 16 महाजनपदों की विथ मैप पोजीशन पढ़ा था कि कौन से जो नगर हैं वो समुद्र मार्ग के किनारे हैं, कौन से व्यापारिक मार्ग के किनारे अवस्थित हैं। तो ऐसे हमने नगरों के बारे में उसमें स्टडी किया था। तो यहाँ पर वही कहने की बात हो रही है कि जो 16 महाजनपदों में जनपदों की राजधानी थी वो कैसे थे? अधिकांश नगर थे, सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। पाटलिपुत्र की बात करते हैं वो नदी किनारे के बसा था। उज्जैनी की बात करते हैं वो नगर भूतल मार्ग के किनारे बसा था। इसके अलावा पुहार जैसे जो नगर थे वो समुद्र तट पर बसे थे, जहां से समुद्री मार्ग स्टार्ट होता है। और मथुरा जैसे जो शहर थे वो व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजधानी गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो 6ठी ईसा पूर्व में जो नगर थे वो विभिन्न कार्यों से अपने कार्यों के कारण बहुत प्रसिद्धि में थे। नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं, सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि शासक वर्ग राजा किलेबंद नगर में रहते थे। यद्यपि इनमें अधिकांश स्थल पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। जैसे हड़प्पा की ही बात कर लेते हैं, हड़प्पा में लोग नहीं रहते थे, इसलिए वहां पर खुदाई करके बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों की उपस्थिति आज भी देखने को काफी मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर खुदाई का कार्य हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। तो ऐसे पात्रों को क्या कहते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। ऐसे पात्रों को क्या कहते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। समझ में आया सभी को? ऐसे बर्तनों को क्या कहते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं। संभवतः इसका प्रयोग कौन करता था? अमीर करते थे। अब
इतने महंगे और इतने नॉर्मल लोग तो करेंगे नहीं और आम जनता तो करेगी नहीं, तो ऐसे पात्रों का उपयोग कौन करता था? अमीर लोग करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस, तांबे, हाथी के दांत के शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी देखने को मिलती है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमने कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उनके व्यवसाय का उल्लेख मिलता होता है। इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णक, लौहकर, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? श्रेणी। तो श्रेणी किसे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि श्रेणी किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्पादकों, व्यापारियों के संघ को हम श्रेणी कहते हैं। जो चीजों का उत्पाद करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके संघ को यानी उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती हैं, फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेच देती हैं। यह संभव है कि शिल्पकारों के नगर में रहने वाले सम्राट लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार के बारे में समझते हैं। तो उपमहाद्वीप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों का मानव जाल बिछ गया था। 6ठी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल सा बिछ गया था। यानी इस समय तक आते आते जो मार्ग थे वो अपने पूर्ण विकास के रूप में आ गए थे और कई दिशाओं में फैल गए थे। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भू मार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जल मार्ग अरब सागर होते हुए उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। तो क्या था उपमहाद्वीप के बारे में समझें तो उपमहाद्वीप और उनके जो बाहर का व्यापार था। अब उपमहाद्वीप से जो व्यापार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मार्ग चाहिए। हमें किसी भी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मार्ग चाहिए होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते भारतीय जो उपमहाद्वीप था नदी मार्गों में और भूमार्गों का जो पर्याप्त विकास हो चुका था। यानी मार्गों की जो मार्ग थे वो बन चुके थे दूसरे जगह एक दूसरे से आने जाने के लिए। कई दिशाओं में फैल गए थे। मध्य एशिया और उनसे आगे तक भी भूमार्ग हो गए थे। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया यानी अरब खाड़ी तक आपके जो भूमार्ग थे वो विकसित हो चुके थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में ही जो समुद्र मार्ग था वो कितना ज्यादा विकसित हो गया था। ठीक है। इतनी बातें क्लियर आ रही है। किसी को अगर डाउट लग रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनसे धन लेते थे। अब इन व्यापारियों को इन मार्गों पर नियंत्रण करने की लोगों ने अलग अलग प्रकार से कोशिश की। यानी जो अब इन मार्गों ये मार्ग क्यों विकसित हो गए? ये मार्ग व्यापार करने के लिए विकसित हुए हैं और इन मार्गों पर अपना अधिकार लोग करने की कोशिश करने लगे। संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बदले में उनसे धन लेते थे। तब ये मार्गों को अपने बस में क्यों करने लगे? क्योंकि वो कहते थे कि हम इन मार्गों की सुरक्षा करेंगे, एज अ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और आप हमें पेमेंट करिए कि हम आपके जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा करेंगे ताकि कोई लूटपाट ना हो, कोई उनसे सामान छीना झपटी ना करे। ठीक है। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। अब उस समय बस और ट्रेन तो चलती नहीं थी या कार तो चलती नहीं थी कि लोग कार से आएंगे या बस से ट्रेवल करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे? घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों को एक झुंड बनाकर लेकर चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। साथ ही समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक होता था। तो उस समय क्या जो शिप्स थी हमारी
जो शिप्स थी हमारी वो इतनी ज़्यादा मॉडिफाई तो नहीं हो पाएंगी, है ना, उस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं इतनी। तो जो शिप्स थी और शिप से जो मार्ग होता था, यानी जो शिप का मार्ग होता था वो समुद्र होता है, आप सभी को पता है। तो समुद्र मार्ग पर यात्रा करना काफ़ी डेंजरस होता था, लेकिन बहुत लाभदायक भी होता था। जब यात्रा सफल होती थी तो आप समझिए कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और यात्रा में अगर बीच में कुछ गड़बड़ी आती है, लहरें वगैरह उत्पन्न होती थी, कई नाव डूब जाती थी, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती थी तो वो बहुत खतरनाक डेंजर हो जाता था। तमिल भाषा में मत्स्यथुवन और प्राकृतिक भाषा में सतवाह और मिसेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तमिल भाषा में इन व्यापारियों के लिए, जो धनी व्यापारी होते थे, इनके लिए प्रयुक्त होता है तमिल भाषा में मत्स्यथुवन, और प्राकृतिक भाषा में सतवाह और सेठी नाम से जाने जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और सफल उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़ा व जड़ी बूटियों से निर्माण की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं का अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो ये सभी जो वस्तुएं थी अरब सागर के माध्यम से कहाँ तक पहुंचाते थे? भूमध्य क्षेत्र तक ये वस्तुएं आपको पहुंचाने के लिए समुद्र मार्ग का उपयोग किया जाता था। सिक्के और राजा के बारे में बात करते हैं। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे। तो सिक्कों की बात करते हैं। सिक्कों की बात करें तो व्यापार करने के लिए जो हम सिक्कों का प्रचलन विनिमय के कुछ हद तक आसान हो गया था। यानी पहले जो विनिमय होता था वो वस्तुओं से होता था, यानी हम आपको कोई वस्तु दे रहे हैं और आप उस वस्तु के बदले हमें दूसरी वस्तु दो जो हमारे लिए उपयोगी है। तो फिर अब आया सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन जैसे आज हम हमारे पास पैसे होते हैं, नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, और हम किसी सामान को खरीदने के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अब सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के आए। चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं, और सबसे पहले ढाले गए प्रयोग में आए थे। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इसका अध्ययन और अन्य सिक्कों के अध्ययन करके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश और राजवंशों के प्रतीक मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि सिक्कों को राजाओं ने जारी किया है। यह भी संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। तो शासकों की प्रतिमा यानी सिक्कों पर शासकों की फोटो बनी होती थी और उनके नाम होते थे। इस प्रकार से कुछ फोटो बनी होती थी और नाम लिखे होते थे। तो इस प्रकार के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। उन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। उन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए थे? तो वो किए थे कुषाण ने। और सबसे पहले राजा की प्रतिमा और नाम के साथ जो सिक्के जारी किए थे वो हिंद यवन शासकों ने किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई स्थलों में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रयोग संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं के विनिमय का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरा स्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। तो आप हमें इस चीज से ये अंदाजा लगता है कि जो व्यापार उस समय हो रहा था वह कितनी दूर दूर तक हो रहा था। रोम तक हमारे व्यापार हुआ करते थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से धोए यौधेय प्रथम शताब्दी में कबाली गणराज्य के सिक्के मिले हैं। तो पंजाब और हरियाणा से यौधेय नामक सिक्के मिले हैं। पुराविदियों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले, जिससे यौधेयों के व्यापार में रुचि की सहभागिता आपको देखने को उनके सिक्कों से ही हमें मिल जाएगी।
सोने के सिक्के के सबसे भव्य सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्कों में बात करें, सोने के सिक्कों में तो आरंभिक मैंने आपको बता दिया कुषाण शासकों ने जारी किया था, उसके बाद कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए थे। इसमें आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सेना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूसरे देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया। अब आर्थिक संकट पैदा होगा तो आपको सभी को पता है, जाहिर सी बात है कि जो बहुमूल्य वस्तुएं होंगी उनकी मात्रा कम हो जाएगी। तो 6ठी शताब्दी आते आते सोने के सिक्के कम हो गए, तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि उस समय कुछ आर्थिक संकट आ गया होगा। इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद भी बताया है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों में संपन्नता असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार में लाभ मिला था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए व नगरों व्यापार नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ हो सकता है कि सिक्के कम मिलते क्योंकि प्रचलन में थे, उनकी किसी ने मतलब उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। ठीक है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा हिंदी में किसी भी रुपए या वैल्यू रुपए को या किसी भी करेंसी को मुद्रा कहते हैं। तो उस मुद्रा इसके अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहेंगे। साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि उनकी धातुओं का विश्लेषण, जिन संदर्भों में इनके सिक्कों में पाया गया, उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था यौधेय सिक्का, तो जो नीचे वाला सिक्का है आपका वो यौधेय का सिक्का है, और ऊपर वाला की बात करते हैं वो आहत है। तो आहत शब्द से स्पष्ट है कि सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था, मतलब उनको सील मारकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। क्लियर हुआ? मूल बातों के बारे में जानकारी, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में जानेंगे कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों ने यह कैसे ज्ञात किया कि अभिलेखों का पर क्या लिखा जाता है। यह एक गुप्त सिक्का है, गुप्त काल का सिक्का है, और इस पे हमें इतिहासकारों का कहना है कि इस पर क्या लिखा है। अब हम इसका अर्थ किस प्रकार से निकालेंगे। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि प्रयोग अशोक से अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वान ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। इनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों की तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में लिखे होते थे। फिर कई दशक बाद अभिलेख वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने। हमने इसके बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं खरोष्ठी लिपि कैसे पढ़ा गया। खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की अलग कहानी थी। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजा लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजा का नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए होते थे। किसमें? खरोष्ठी में। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों को मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में ओपोलोडोटस का नाम लिखने पर एक ही प्रतीक मान लिए गए, अ का प्रयुक्त किया गया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृतिक के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकार एवं अभिलेख शास्त्रियों को काम करने के तरीकों से पता लगाने, और आइए इनके अशोक के 2 अभिलेखों के अध्ययन ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख के शासक अशोक का नाम नहीं लिखा, उनमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवाम्पिय अर्थात देवों का प्रिय, प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिनकी उपाधियां भी लिखी गई हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय में शैली, भाषा और
पुरलिपिक ज्ञान सबसे समानता है। अतः वे इन सब में निष्कर्ष पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया। कौन? अशोक। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उसने पहले शासकों में रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी। यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो आपको पता लगता है कि अशोक यह व्यक्तित्व सही है। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों पर परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उसमें लिखा क्या है, वह सत्य है या संभव या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्ति आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बोलना, किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? क्या कुछ शब्द ऐसे ब्रैकेट में लिखे हैं? जैसे आज हम कोई भी हमारा नाम होता है, उस ब्रैकेट में हम अपना निकनेम लिख देते हैं, तो कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ ना बदल जाए। इतिहासकारों को भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं होते थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे कि क्या राजा एक आदेश का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर सदैव पाना आसान नहीं था। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं जिनका व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति के में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसा कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख में शाब्दिक अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करें तो परिस्थिति और जटिल हो सकती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना का परिचित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला। अर्थात यह अभिलेख हमें उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर वह विजय प्राप्त की थी। यानी कलिंग के बारे में बात की थी, अशोक ने कलिंग पर विजय किया था, और कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा में उन्होंने विजय किया, लेकिन वहां से जो वेदना वाले अभिलेख थे वो नहीं मिले। ठीक है, इसका अर्थ हम लगाएंगे कि क्या राजा की नव विजय शक्ति वेदना उस क्षेत्र में इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका। ठीक है, आगे बात करते हैं राजा की वेदना के बारे में। जब देवापीर प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। जब उन्होंने अपने 8वें वर्ष पर क्या की? कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया और 1 लाख लोग मारे गए। इससे भी ज्यादा मृत्यु हो सकती है। कलिंग पर स्थापित करने के बाद देव धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवनामपीय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप था। देवनामपीय के लिए यह बहुत देवनामपीय किसके लिए उपयोग हो रहा है? अशोक के लिए। वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां के लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। ठीक है, मुद्रा शास्त्र आपको मैंने बता दिया, सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। पेरीप्लस यूनानी भाषा का शब्द है। पेरीप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है, और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। तो एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं और पेरिलियस यानी यूनानी भाषा में समुद्र यात्रा को कहते हैं। ठीक है, कैसा लगा यही वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपके लिए ये जानकारी कितनी बेनिफिशियल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। कोई डाउट अगर आपको आता है किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 12 एनसीईआरटी कंप्लीट इस चैनल पर होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारा मोटो है कि आपको हम इन्फॉर्मेशन दें और आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। और साथ ही इस वीडियो को रिवीजन करिएगा। पिछले के जितने वीडियो हो चुके हैं पार्ट 1, 2, 3 उनको भी रिवीजन करिएगा। मिलते हैं